रणदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया और आपके सब दर्शकों को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। हरियाणा में चुनाव भी हैं, लेकिन जितना आपका कद है, राज्यसभा भी सांसद हैं, कर्नाटका भी देखा है और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो मुझे लगता है कि इनजस्टिस हो जाएगा कि मैं सीधा हरियाणा पे चला जाऊं। हरियाणा से पहले मौका होना चाहिए कहीं ना कहीं केंद्रीय मुद्दों की बात करने के लिए। एक जो पूरा ट्रेंड चला था 2024 में कि लोकतंत्र बचाना है, और विपक्ष उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसको लेकर गया था। तो रणदीप जी, मेरा सीधा और पहला सवाल है, 2024 के चुनाव के जो नतीजे हैं उस पर कांग्रेस के आप जैसे वरिष्ठ नेता का क्या कहना है? और दूसरा शॉर्ट करके पूछूं, क्या आप लोगों ने लोकतंत्र को बचा लिया? ये राजनेताओं से पूछने का विषय नहीं। अगर आप सड़क पर किसी जनमानस से पूछें, किसान से, गरीब से, नौजवान से, तो वो कहेंगे लोकतंत्र जीत गया, क्योंकि 400 पार वाले 240 पर आकर अटके। ये सच मानिए कि अगर वो 400 पर आते, और ये मैं नहीं कह रहा था, उनकी सांसद उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने कहा, लल्लू सिंह जी ने कहा, गोविल साहब ने कहा, और भाजपा के नेता बड़े अहंकार और दम से कहा करते थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि फिर संविधान बदलेंगे और फिर जैसा देश हम चाहेंगे वैसा बनाएंगे। पर देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों ने कहा कि ये जनादेश हम देने वाले नहीं, और उस अहंकार को तोड़ने के लिए लोगों ने 400 से 240 पर लेकर आए। और मैं आपको आज एक और जिम्मेवारी से बात कहता हूँ। अगर आप देखें तो वो लगभग 79 ऐसी सीट हैं, 79, जहां पर बहुत सारी वोटें आज भी विवादित हैं। वो पूरा मामला कुछ एनलाइटेंड सिटीजन्स के द्वारा चुनाव आयोग के सामने रखा गया है। ये चुनाव आमने सामने का चुनाव नहीं था। एक तरफ बीजेपी थी, उनके साथ ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट खड़ा था, इनकम टैक्स था, सीबीआई थी, चुनाव आयोग था, और अगर आप मुझे क्षमा करें तो 95% टेलीविज़न चैनल थे, अखबार थे, पूरा मीडिया था, सरकार का पूरा तंत्र था, और वोट की हेराफेरी भी थी, और कहीं ना कहीं जो भी कुछ घालमेल ईवीएम में होता होगा वो भी था। तब जाकर 240 पर पहुंचे हैं, नहीं तो 125 सीट और कम आनी थी। जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं वो क्या है, मामला क्या है? अगर आपने इतनी बड़ी बात छेड़ी दी है इतने बड़े मंच से, आईटीवी नेटवर्क का है, तो मैं चाहूंगा कि फिर आप खुलकर ही बताएं कि क्या लगता है कि और बेहतर नतीजा हो सकता था। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आप लोग 100 से नीचे हैं तो भी खुश हैं, और ये एक चलता है कि वो लोग सरकार में बना की सरकार बन चुकी है, वो लोग खुश क्यों ना हो? हैट्रिक तो लग गई ना उनकी। तो आप मुझे बताइए कि वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी खुश होता है जब जनमत मिले, जब जनमत का अपहरण करे और फिर सत्ता हथिया ले। सत्ता लोगों के विश्वास से ना मिले, हथियाई हुई सत्ता मिले, जबरन एक्वायर की हुई सत्ता मिले, तो फिर आदमी को मन कचोटता है हर रोज कि मेरा यहाँ बैठने का अधिकार नहीं, पर मैं फिर भी बैठा हूँ। कांग्रेस को 100 सीट आई, ये सच है, पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हम अलायंस के अंदर लड़े, हम सारी सीट नहीं लड़े। हमने एक लार्जर आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क तैयार किया, हम उसके अंदर लड़े, और इंडिया अलायंस की जो सीट्स हैं वो उस फ्रेमवर्क का परिणाम है, उस आइडियोलॉजी का परिणाम है, उस सोच का परिणाम है, उस ताने बाने का परिणाम है जो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने बुना। एक सवाल इसमें यह है कि आपने कहा कि भाई इंडिया ब्लॉक बन के लड़ा। बिल्कुल जाहिर बात है कि जो इलेक्शन से पहले ही आप लोग डिसाइड कर चुके हैं और बड़ा महागठबंधन बना, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं कि भाई उधर स्पेस जाता होता है। आप मुझे कारण बताइए, मैं क्यों ना पूछूं कि ये कांग्रेस का अब तक का वर्स्ट है 3 चुनाव में नतीजे। आप लोग को इससे ज्यादा की उम्मीद थी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी साहब के पूरे देश में यात्राएं रही थी, रिजल्ट कांग्रेस के इससे बेहतर नहीं होने चाहिए थे क्या? देखिए, हमें और बेहतर करना है, पर कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए, इंडिया अलायंस के लिए देश बड़ा है, और इस देश में संविधान की बात हो, इस देश में प्रजातंत्र की बात हो, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की तोड़ने वाली
संस्कृति से लोहा लेने की बात हो, इस देश में नफरत मिटाने की बात हो, इस देश में गरीब के अधिकार छीनने की बात हो, इस देश में मिडिल क्लास के अधिकारों की रक्षा की बात हो, एक प्रहरी की तरह हम वहां खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझे मालूम है बीजेपी के कुछ मित्रों को यह सुनकर पीड़ा होती है, पर यह जनादेश है। जब हम हारे थे, याद करिए 2014 में मैंने पत्रकार वार्ता की थी हारने के बाद, आप वहां मौजूद थे। सर झुकाकर हमने स्वीकारा और इसके लिए बीजेपी को बधाई दी। पर 2024 में बीजेपी एक सार लूजर है, उनके लिए अंगूर खट्टे हैं जैसी बात है। वो जीत भी गए और जीत कर हार गए, और प्रजातंत्र हार कर भी जीत गया। इसलिए ये है अंतर। एक सवाल उठता है कि विपक्ष की भूमिका को लेकर राहुल गांधी साहब आप बन चुके हैं, एलओपी बन चुके हैं, और जिस तरह की कहीं ना कहीं बजट पे चर्चा हो रही थी, पीएम साहब बोल रहे थे, और पीएम साहब के बजट स्पीच के दौरान ही जिस तरह से बार बार इंटरवीन किया जा रहा था, बोला जा रहा था, तो एक जो जिम्मेवार विपक्ष है वो टाइम क्यों वेस्ट करे? ये एक थ्योरी तो है, और कहीं ना कहीं जिस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस होती है पार्लियामेंट से आउटकम निकलेगा। अगर विपक्ष इस तरह की जिम्मेवारी निभाए, आप लोग मुद्दा उठाइए, मुद्दा उठाना विपक्ष का काम है, चाहे संसद में हो या संसद के बाहर हो। इस तरह का जो टाइम वेस्ट होता है तो फिर विपक्ष को भी लोग घेरे में ले लेते हैं, और आपके सबसे बड़े लीडर अब एलओपी के पद पर हैं। लांबा साहब, आपका सवाल वाजिब है, पर मैं आपको याद दिलाऊं, ये कांग्रेस ने नहीं कहा। बीजेपी जब 2014 से पहले सत्ता से बाहर थी तो फेमसली उन्होंने कहा पार्लियामेंट की ऑब्स्ट्रक्शन और पार्लियामेंट को चलने ना देना प्रजातंत्र में को ताकत देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। किसने कहा था? स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने। वो दोनों विपक्ष के नेता थे लोकसभा और राज्यसभा में। हम ये नहीं कहते। याद करिए 10 साल तक हर बार जब राहुल गांधी जी खड़े होते थे, मल्लिकार्जुन जी खड़े होते थे, तो आप हमारा माइक बंद कर देते थे, प्रजातंत्र की आवाज सुनी नहीं जाती थी। पर अगर प्रधानमंत्री भी गलत बयानी कर रहे हैं तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बिजनेस लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री की झूठ को साफ करना, पद सदन के पटल पर जनता के सामने लाना। क्या प्रधानमंत्री भगवान है कि वो अगर झूठ बोलें तो उनकी झूठ को झूठ और हमारा सच भी झूठ? तो स्पीकर साहब कहते हैं ना कि प्रोसीडिंग से जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। देखिए आदरणीय मित्र, किस प्रकार का व्यवहार वहां है, किस प्रकार का आचरण है, किस प्रकार का पक्षपात है, किस प्रकार का दुराग्रह है लोकसभा के अंदर, उससे आप वाकिफ हैं। आपका कैमरा ना दिखाए पर आपका मन जरूर देखता है। कई बार कैमरा घूम जाता है पर जो पत्रकार मित्र हैं उनका मन उसे देख लेता है। आप लोग ईडी की बात करते हैं तो रणदीप जी, एक चीज तो है, मेरे को भी 20 साल करीब हो चुके हैं। सीबीआई को भी तो वो तोता कहा जाता था, जो सरकारी तोता है। सीबीआई उस समय बदनाम थी यूपीए 1 यूपीए 2 में, अब ईडी बदनाम है। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझसे कोई एक गलती हो गई, मैंने कुछ सही नहीं किया, लोगों ने मुझे उसकी सजा दे दी, हमें 2014 में बाहर कर दिया। पर क्या आपको लाइसेंस दे दिया कि आप उससे दुगना गलत करोगे? क्या ये इस बात का लाइसेंस है? तो जुडिशरी है ना, ईडी के जो केसेस होते हैं, जो इसमें कई लोगों को जमानत भी हुई है। लांबा जी, आप ये भूल गए कि इस देश में 75 वर्ष में पहली बार 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। एक जेल से बाहर है, एक अभी भी जेल के अंदर है। तो उनकी जो जुडिशन है, जो पूरी तरह से जो हाई कोर्ट को उनको जमानत या सुप्रीम कोर्ट को जमानत देनी पड़ी। क्या कभी पहले ऐसा हुआ? क्या कभी पहले ऐसा हुआ कि विपक्ष के जितनी सरकारें और हर नेता हैं उन पर हर रोज रेड डाली जाती है? जैसे जैसे जिस प्रदेश में चुनाव नजदीक आएगा, ईडी और इनकम टैक्स सबसे पहले पहुंच जाएगा, और उसके बाद सीबीआई आएगी, और फिर रेड शुरू हो जाएंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड एक अंग्रेजी का शब्द है, यानी आप इधर बैठे, मैं इधर बैठा हूं, लगभग डिस्टेंस बराबर है। जिसको लोग वोट देंगे वो जीत जाएगा। बीजेपी क्या करती है, और आपके ये सामने है, कई बार मीडिया दिखाता है, कई बार मीडिया मजबूर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस पर भी ईडी की रेड पड़ चुकी है। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड को आप तोड़ देंगे तो फिर अपने आप
प्रजातंत्र पर हमला बोला जाएगा। ये करना कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को हम बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर प्रजातंत्र पर बुलडोजर चलाने के लिए करेंगे, ये सरासर गलत है। इसका विरोध हम करते रहेंगे और इसके खिलाफ लड़ते भी। न्यायपालिका पे तो भरोसा होगा, न्यायपालिका पे तो भरोसा होगा। ईडी के बाद तो न्यायपालिका में मामले जाते हैं। और जैसा आपने कहा 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, मैंने भी उसी से कोर्ट निकाला कि भाई एक को तो जमानत हो गई, एक अभी भी जेल में है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, क्योंकि आपका जवाब उस सवाल में है। 5 सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की रिकमेंडेशन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया, इसलिए कि उनमें से एक ने उत्तराखंड का राष्ट्रपति शासन खारिज कर दिया था, एक ने एक विशेष व्यक्ति को जमानत दे दी थी, एक ने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर दिया था, एक ने सरकार की एक नीति क्वॉश कर दी थी। जिस प्रकार के फियर में, जिस प्रकार के डर के माहौल में न्यायपालिका हो, प्रेस हो, मीडिया हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो और कई बार राजनेता भी जी रहे हैं, ये सारे देश ने देखा है। बहुत कम लोग हैं राहुल गांधी की तरह जो निडर हैं, निर्भीक हैं और जो सत्य बोलने से डरते नहीं। आप मेरे मंच पे आए आईटीवी नेटवर्क के, और हरियाणा की बात ना हो, क्योंकि हरियाणा में चुनाव भी है, बहुत से जो दर्शक भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं। जल्दी से सर 4-5 सवाल मेरे हरियाणा के जरूर जवाब दे के जाइएगा, वरना लोग कहेंगे कि रणदीप जी मिले और विनोद लांबा ने भी सवाल नहीं पूछे। आप लोगों को हरियाणा में लग क्या रहा है? इतने जोश में है, इतने चेहरे खिल रहे हैं कांग्रेस के, ऐसा क्या दिख रहा है कांग्रेस को? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या कांग्रेस अकेले जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के साथ आप लोकसभा चुनाव में गए थे, और अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कोई चांसेस है कि गठबंधन में जाया जाए? लामा जी, हमारे चेहरे कुछ नहीं कह रहे। हरियाणवियों का जो स्नेह और प्यार है, आपको भी पता है, हम कुछ मन में नहीं रखते। एक वो है कहावत ना कि हर शख्स मुझसे महफिल में खफा खफा सा था, मेरे होठों पे वही था जो मेरे दिल में था। हरियाणा का व्यक्ति दिल मन के अंदर छुपा कर कुछ रखता नहीं। वो क्या है हरियाणा के दिल में? मैं आपके जवाब से सुनना चाहूंगा। हरियाणा के दिल में साफ लिख दिया है उन्होंने, जो चेहरे पढ़े जा सकते हैं करेंगे प्रभु, पर चेहरों पर लिखा है कि कांग्रेस जो है वो 70+ सीट की ओर अग्रसर है हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद। 70+ का आप दावा कर रहे हैं। 46 और 44 का रेशो रहा, और वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि पूरा चुनाव मैंने भी कवर किया, कैथल में भी मुलाकात आपसे हुई थी, 1.5% का डिफरेंस है। आप इतनी बड़ी पार्टी को रूल आउट कर कैसे सकते हैं? उन लोगों की भी तैयारी है, 1.5% का डिफरेंस है, 46 और 44 का रेशो। उसमें से भी आम आदमी पार्टी दावा करती कि 4 विधानसभा सीटों पर उनकी वजह से इंडिया ब्लॉक को लीड मिली थी। आदरणीय साथी, मैं केवल आपको ये कहूँगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। हमको जब 67 सीट आई थी ना 2005 में, एक और आप जैसे मेरे भाई पत्रकार ने मुझे कहा उस चुनाव से ठीक पहले, हमने कहा कि हमारी 65+ सीट आएंगी। उन दिनों स्वर्गीय भजनलाल जी भी जिंदा थे, वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कैसे आएंगी आपकी तो इतनी सीट आई हैं। तो मैंने कहा लोकसभा का एक परिणाम है, विधानसभा का एक परिणाम है। हरियाणा के लोग जब फैसला करते हैं तो वो एक तरफ फैसला करते हैं। आपने सुना है ना, 100 सुनार की एक लुहार की, वो एक ही मारते हैं। किसी की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी की किसी गठबंधन की, क्योंकि एक और गठबंधन हो चुका है हरियाणा में। देखिए, गठबंधन का निर्णय पार्टी करेगी, उसके लिए मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, अधिकृत नहीं। तो जो पार्टी के महासचिव हैं वो पार्टी के अध्यक्ष जी के साथ बैठकर सब लोगों से राय करके फिर निर्णय। सेशन खत्म होने को है और ये नाइंसाफी हो जाएगी कि एसआरके की बात करूं, और एसआरबी जो अब बन चुका है वो मैं आपसे पूछे बिना तो छोड़ूंगा नहीं आपको। बिल्कुल मत। एसआरके में से किरण जी चली गई, अब वीरेंद्र जी आ गए हैं। लोगों को, हरियाणा की जनता को इंतजार है कि रणदीप जी कौन सी पदयात्रा में जाएंगे। 2 पदयात्रा हरियाणा में चल रही है, एक में दीपेंद्र चल रहे हैं, एक में शैलजा चल रही है। देखिए, कुमारी शैलजा जी एक वरिष्ठ नेता हैं। वो कांग्रेस की मजबूती का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया था लोकसभा के चुनाव से पहले। लोकसभा जब चुनाव आए उसको हमने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। उसका अच्छा नतीजा भी आया। जहां जहां से वो यात्रा गई है
आप देखिए वहाँ से कांग्रेस जीत कर आई है। ना वो शैलजा जी की यात्रा है, ना वो रणदीप की यात्रा है, वो कांग्रेस की यात्रा है। और एक बार फिर हमने अब शुरुआत की है शहरी क्षेत्रों में और मजबूती के लिए। मुझे ये विश्वास है कि हमें इस बार और मजबूती उससे मिलेगी और कांग्रेस को 70+ सीट तक ले जाने में और ज़्यादा हम कामयाब होंगे। आप जाएंगे यात्रा में? बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। दोनों पद यात्रा में? देखिए, जो मुझे बुलाता है मैं जाता हूं, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। शैलजा जी और मैंने ये यात्रा शुरू की है और अभी अंबाला में हमने उसकी शुरुआत की है। कई कार्यक्रम हैं, मैं कैथल और जींद के अंदर अपना काम कर रहा हूं, वो उस तरफ काम कर रही हैं और धीरे धीरे ये कारवां जुड़ता जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, ITV नेटवर्क मंच पे आने के लिए। और मुझे लगता है कि इतने बेबाक सवालों के जवाब जो पूछने चाहिए थे मुझे पूछे भी हैं, वरना आपको भी मजा नहीं आता, इंटरव्यू अधूरा रह जाता। ओवर टू यू उदय। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.